नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक है संविधान के भाग 15 और निर्वाचन आयोग हम लोग पढ़ेंगे। साथ में इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले जो है हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग जो है इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है निर्वाचन आयोग के जो है गठन को पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो है गठन कब किया गया, या कब एक सदस्यीय था, कब बहुसदस्यीय था, इसको पढ़ेंगे। और साथ में जो है निर्वाचन आयोग की जो है नियुक्ति कौन करता है, और इसके साथ में ही जो है इसकी पदावधि कितना होता है। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनको कौन पद से जो है हटा सकता है और कौन इनको जो है नियुक्ति कर सकता है। साथ में निर्वाचन आयोग के जो है वेतन और भत्ते क्या होते हैं, इनके कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं, इनके चुनावी विवाद से संबंधित जो मुद्दा उत्पन्न होता है उसका निपटारा कौन करता है, और चुनाव सुधार से संबंधित किन समितियों का जो है संविधान में गठन किया गया, या समय समय पर सरकार के द्वारा किन समितियों का गठन किया गया। और साथ ही जो है एक हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनिवार्य मतदान। और अनिवार्य मतदान के बाद जो है हमारा टॉपिक होगा कि इसमें जो है ईवीएम के संदर्भ में जो है कंट्रोल यूनिट, और जो है इसमें इसके तहत हम दिए गए सभी पहलुओं को जो है कवर करने का आज प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है जितने भी तथ्यात्मक या अवधारणात्मक प्रश्न होंगे, इन सभी चीजों का भी विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही सिलेबस के हिसाब से जो है इसका क्रमबद्ध अध्ययन भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें हम पहला देखेंगे गठन, निर्वाचन आयोग का गठन। फिर उसके बाद जो है इसमें नियुक्ति देखेंगे, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। फिर उसके बाद पदावधि देखेंगे, पदावधि के बाद जो है हटाया जाना, और फिर इसके बाद जो है हमारा रहेगा वेतन, और लास्ट में फिर कार्य एवं शक्तियां, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है और निर्वाचन आयोग की जो है शक्तियां क्या क्या होती हैं, इसके संदर्भ में। दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद जो है 324 से जो है स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, कि इसके गठन के संदर्भ में अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनावों का नियंत्रण और निर्देशन और संचालन के लिए जो है एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? चुनाव के, जैसे ग्रामीण स्तर पर या जो है हाई स्तर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं इनका नियंत्रण निर्देशन और संचालन का कार्य कौन करता है। हर चीज जो है निर्वाचन आयोग के ही जो है हाथ में होता है। उसको चुनाव को नियंत्रित करना, उसको संचालित करना और उसको निर्देशित करने का काम जो होता है वो किसके पास होता है? निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि चुनाव का नियंत्रण और निर्देशन, चुनाव का नियंत्रण निर्देशन एवं संचालन हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा, दोस्तों ये अनुच्छेद 324 कहता है। अगर क्वेश्चन यहां से आ जाता है तो आप लोग इसको जो है लगा सकते हैं टिक। और फिर इसके बाद जो है एक निर्वाचन आयोग होगा। फिर इसी के अंतर्गत कहा गया, भाई एक निर्वाचन आयोग तो होगा, लेकिन यह निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय होगा कि बहुसदस्यीय होगा। इसमें भी कहा गया कि जो ये निर्वाचन आयोग होगा यह एक सदस्यीय भी हो सकता है अथवा बहुसदस्यीय भी हो सकता है, बहुसदस्यीय हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। और फिर जो है तीसरा पॉइंट क्या है? एक सदस्यीय हो सकता है या बहुसदस्यीय का मतलब क्या है कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। बहुसदस्यीय का मतलब क्या है
कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हो सकते हैं। जैसे इसमें जो है 1989 में देखते हैं, 1989 में जो है चुनाव निर्वाचन आयोग जो था ये एक सदस्यीय था। क्या था? 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। और 1989 ईस्वी में ही दोस्तों 1989 ईस्वी में इसे 2 सदस्यीय बना दिया गया था। 2 सदस्यीय, 1989 में इसे 2 सदस्यीय बना दिया गया। और 1993 ईस्वी में, किसमें? 1993 में 4 साल बाद इसे जो है 3 सदस्यीय कर दिया गया। 3 सदस्यीय कर दिया गया। देखिए अब अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि जो है निर्वाचन आयोग जो है किस सन में 1 सदस्यीय था, या किस सन में 2 सदस्यीय था, या किस सन में जो है 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1993 ईस्वी में जो है 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है 3 सदस्यीय आयोग में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक कौन था? एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसमें जो है अन्य 2 अन्य चुनाव आयुक्त। एक तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो मेन हेड थे, और दूसरा जो है इसमें जो 3 थे, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त इसमें शामिल थे। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा गठन। अब गठन से संबंधित जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में भी सारा क्वेश्चन जो है मिलेगा आप लोग को। और फिर इसके बाद जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आता है, ये नेक्स्ट बिंदु आता है नियुक्ति। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति किया जाता है। और फिर दूसरा इसमें पॉइंट आता है पदावधि का मतलब क्या है? कार्यकाल। चाहे कोई अगर देखते होंगे, चाहे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई भी है, कोई संवैधानिक पद पर या गैर संवैधानिक पद पर है, उसका भी एक कार्यकाल या एक समय निर्धारित होता है, उसकी उम्र सीमा निर्धारित होती है, उसकी सेवा करने के जो है कार्यकाल निर्धारित होते हैं। दोस्तों उसी प्रकार जो है जो निर्वाचन आयोग होता है, उसी हिसाब से निर्वाचन आयोग का भी जो है कार्यकाल सुनिश्चित संविधान में किया गया है। जैसे इसमें हमने बताए थे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अगर इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा यह जो है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, इनका कार्यकाल जो है 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो है इनका कार्यकाल होता है। अगर दोस्तों ये प्रश्न में पूछता है कि निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो आप इसमें जो है लगा सकते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होती है।
जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी पदावधि जो है कितनी होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो है होता है। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट बिंदु है हटाया जाना। हटाया जाना दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो है निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है या कैसे हटाया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। दोस्तों निर्वाचन आयोग को जो है निर्वाचन आयोग को उसी रीत और उसी आधार पर हटाया जाता है जिस रीत और जिस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इसमें जो है अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों इन्हें साबित कदाचार और असमर्थता की आधार पर जो है संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देता है। तो इसमें जो है क्या रहेगा, निर्वाचन आयोग को जो है उसी रीत और उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस रीत और जिस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। किस आधार पर? साबित कदाचार असमर्थता। साबित कदाचार का मतलब क्या है कि उनके द्वारा जो है संविधान का उल्लंघन किया गया हो या फिर जो है संविधान में कुछ ऐसे कार्य कर दिए गए हों या पक्षपात कर दिया गया हो जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा या संसद सदस्यों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक हो गया हो। और असमर्थता का तात्पर्य यहाँ पर जो है जैसे बुद्ध एक तरीके से अपनी मानसिक क्षमता से विचित्र हो जाना या पागल हो जाना या दिवालिया हो जाना एक तरीके से। तो ये क्या है, मतलब क्षमताओं के अभाव, जब क्षमता का अभाव हो जाता है, न्याय करने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, तो या मानसिक रूप से न्यायाधीश विचित्र हो जाते हैं तो उसी आधार पर जो है न्यायाधीश को हटाया जाता है। सेम यही काम जो है निर्वाचन आयोग के समक्ष भी जो है ये कार्य किए जाते हैं। अब इसमें जो है ये क्या है, ये हटाया जाना है, हटाया जाना। और दोस्तों इसमें जो है ये तो हटाया जाना हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेतन। निर्वाचन आयोग को जो है वेतन कितना दिया जाता है या वेतन जो है ये इनके वेतन में कटौती कब होता है और कब नहीं होता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग को जो है वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। क्या होता है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। दोस्तों ये ऐसा इसलिए किया गया है संविधान में ताकि जो निर्वाचन आयोग होता है यह निष्पक्ष रूप से चुनाव को कराया जा सके। इसके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव से जो है वो बाहर निकलकर न्याय संगत ढंग से, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी ढंग से चुनाव को जो है संपन्न करा सके। इसलिए जो है जो निर्वाचन आयोग होता है उसके वेतन को लेकर कोई खतरा ऐसा उत्पन्न होने का डर नहीं रहता है कि निर्वाचन आयोग को अगर ऐसा डर हो गया कि राजनीतिक पार्टी जो है क्या करेगी कि भाई हमारे वेतन को ही समाप्त कर देगी, हमारे वेतन में ही कटौती कर देगी, तो क्या होगा, निर्वाचन आयोग डरेंगे और कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की ओर जो है इनका झुकाव हो जाएगा। लेकिन संविधान में जो है ये प्रावधान करके एक तरीके से जो है इन्हें क्या कर दिया गया, निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जो है विकसित कर दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग जो है निर्वाचन आयोग के जो है कार्यों एवं शक्तियों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बिंदु है इसमें कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियों में जो है हम इसमें एक एक बिंदु करके देखेंगे।
इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्या है कि जो है निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों में जो है इसमें जैसे एक निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। आप लोग जो है ग्रामीण स्तर पर या जो है एमपी एमएलए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, या विशेष तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि जब एमपी एमएलए का, संसद का और विधायकों का जब चुनाव होता है तो एक निर्वाचन नामावली आता है गांव में, जिसे बीएलओ के द्वारा जो है उसमें नाम दर्ज कराया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों में क्या है कि निर्वाचक नामावली तैयार करवाना। क्या है, निर्वाचन क्या है, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना। ये जो निर्वाचन नामावली का मतलब क्या है, जैसे गांव में तो आप लोग देखते ही हैं। साथ में इसमें ये प्रावधान किया गया है, संविधान का अनुच्छेद जो है 325, अनुच्छेद 325 इसी के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 325 कहता है कि जो है निर्वाचन नामावली में अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है दर्ज किया जाता है और जो है बीएलओ के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा जो है उस व्यक्ति के जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके नस्ल के आधार पर उसे जो है आयोग घोषित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो है निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसके रंग रूप क्या है, उसकी लिंग क्या है, स्त्री है पुरुष है इत्यादि आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, या इस आधार पर जो है उस व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल करने हेतु आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। क्या है, नाम दर्ज कराने हेतु व्यक्ति को जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 325 कहता है हमारा। ये जाति का मतलब वो जो है वो किस जाति का है, मतलब मुस्लिम है, हिंदू है, या जो है कुर्मी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस धर्म का मतलब वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, जैन धर्म का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, इस कोई ये बाधा नहीं डालेगा। नस्ल वो सांवला है, गोरा है, कैसा है, कैसा नहीं है, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग का मतलब वो स्त्री है या पुरुष है इत्यादि के आधार पर भी जो है निर्वाचन नामावली में उस व्यक्ति का नाम दर्ज कराने के लिए जो है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये तो 325 रहा। 326 ये दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो है 18 वर्ष मतलब जो व्यक्ति, इसमें क्या है, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो का मतलब क्या है, मतलब 18 प्लस उसकी आयु हो गई हो तो उसे क्या है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या है, जैसे मान लेते हैं हम क्या है 18 वर्ष के हो गए हैं और उस 18 वर्ष में जो है क्या है 18 वर्ष के बाद हमारा जो है मतदान करने के लिए हम योग्य हो जाएंगे, तो निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचन नामावली में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। तो ये संविधान का अनुच्छेद जो है 326 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो वह जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उसे अधिकार मिल जाएगा।
18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होना। दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होना मतलब जो है ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो सजायाफ्ता व्यक्ति होगा, सजायाफ्ता का मतलब जो अपराधी व्यक्ति होगा, जो 2 वर्ष से अधिक समय तक जो है क्या काट चुका होगा, सजा काट चुका होगा, उसे जो है यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया है, तब से एक संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा, शिक्षा का भी ब्यौरा देना होगा, और आपराधिक ब्यौरा भी जो है किसको देना होगा, निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना होगा। और फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट हमारा है कि पहले दोस्तों जो निर्वाचन आयोग होता था, यह जो है निर्वाचित क्षेत्रों का जो है क्या करते थे, परिसीमन करते थे, ये इनका काम, किसका काम था, निर्वाचन आयोग का काम था। तो इसको अगर हमको लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है पहले चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करता था, लेकिन 1952 ईस्वी में जो है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। अब कुछ परिवर्तन किए गए का तात्पर्य क्या है कि जो है निर्वाचन आयोग ये क्या करेगा कि पहले जो है क्या होगा कि 5 वर्ष के अंतराल पर या 10 वर्ष के अंतराल पर, जो भी समय निर्धारित किया गया हो 10 वर्ष के अंतराल पर, तो इसमें जो है पहले जनगणना होगा, और जनगणना के बाद जो है उस क्षेत्र का जो है परिसीमन होगा, और उसका परिसीमन करने के लिए जो है एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान जो है ये तीसरे पॉइंट में किया गया है। परिसीमन कौन सा प्रावधान है कि जो है निर्वाचन आयोग पहले परिसीमन का भी कार्य करता था, परिसीमन मतलब चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करता था, लेकिन 1952 ईस्वी में जो है परिवर्तन कर दिया गया। अब जो है जो निर्वाचन आयोग है यह परिसीमन का कार्य नहीं करता, बल्कि ऐसा कार्य किया जाने लगा कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद जो है फिर क्षेत्रों का परिसीमन होगा, और क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिए जो है ये एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा उसके लिए। एक पॉइंट ये रहा। और फिर दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये शक्तियां है, शक्तियां, निर्वाचन आयोग की शक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट क्या था, परिसीमन, ये की पॉइंट है, परिसीमन के आधार पर आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। चौथा क्या है, निर्वाचन आयोग जो होता है यह जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, एमपी एमएलए का निर्वाचन कराते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि निर्वाचन किसका करवाते हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये जो है इन संवैधानिक पदाधिकारियों को जो है क्या करते हैं, इनका निर्वाचन करवाते हैं। दोस्तों इनका तो निर्वाचन ही करवाते हैं, लेकिन निर्वाचन की जो है अधिसूचना कौन जारी करता है, प्रश्न बार बार ये चीज पूछा गया है। निर्वाचन की जो है अधिसूचना ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अधिसूचना जो है कौन करता है, जारी करता है, राष्ट्रपति। निर्वाचन की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषित किया जाता है। लेकिन निर्वाचन तिथि, निर्वाचन जो है या मतदान किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, इसकी उद्घोषणा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तिथि की घोषणा, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तिथि की घोषणा कौन करता है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट, 5वीं पॉइंट है इसमें
इसमें जो है मेंस में भी अगर एक चीज लिखने के लिए आ जाता है, पीसीएस मेंस में भी हम इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका आंसर जो है कर सकते हैं इसी माध्यम से। फिर पांचवा इसमें क्या है कि निर्वाचन आयोग जो है एमपी, एमएलए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने हेतु ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। साधनों का प्रयोग करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर निर्वाचन आयोग को जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना है या संसद सदस्य का निर्वाचन कराना है, तो वो जो है सेंट्रल फोर्स मतलब जो है केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों की भी तैनाती की मदद ले सकते हैं, राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों का भी मदद ले सकते हैं, और यहाँ तक कि राज्य सरकार की जो मशीनरी है और केंद्र सरकार की जो मशीनरी है, जो भी संसाधन है, जो भी जिसकी भी संसाधन की जरूरत निर्वाचन आयोग को पड़ेगा, निर्वाचन आयोग उस सभी संसाधनों का सहारा ले सकता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्वाचन आयोग जो है केंद्र और राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी साधनों का प्रयोग सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। ये चीज हो गया। और फिर 6वां पॉइंट क्या है, इतना पर्याप्त जो है पॉइंट आप लोग को दे देंगे, चाहे मेंस में भी चाहे जहां से एक्सप्लेन करना हुआ अच्छे से इसका हो सकता है। 6वां पॉइंट क्या है कि निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग ये जो है ये निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जो है चुनावी आचार संहिता को भी लागू किया जाता है। क्या है, चुनावी आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता का पालन भी करवाता है। का पालन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और फिर 7वां है, ये तो आचार संहिता का पालन हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निर्वाचन आयोग अगर चुनाव में जो है कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई शिकायत दर्ज किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उस चुनाव को रद्द भी घोषित किया जा सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है, निर्वाचन आयोग के पास जो है ये अधिकार मिला होता है। लेकिन अगर जो है निर्वाचन मतदान हो गया है और उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, तो ऐसी दशाओं में जो है क्या होगा, ऐसी दशाओं में निर्वाचन आयोग जो है ये क्या कर सकते हैं, ये चुनाव को रद्द घोषित नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के से संबंधित विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर जो है एमपी और एमएलए के द्वारा जो है के चुनाव में कोई विवाद, कोई समस्या उत्पन्न होता है, तो उस समस्या का समाधान जो है हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है अगर परिणाम घोषित हो गया है तो तब निर्वाचन आयोग जो है उसे रद्द घोषित नहीं कर सकता। तो ये चीज जो है शिकायत मिलने पर, शिकायत या गड़बड़ी होने पर चुनाव को रद्द कर सकता है। इतना अधिकार जो निर्वाचन आयोग को होता है। 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट इसमें, और फिर जो है अब ठीक है इतना तो पर्याप्त है। और इसके बाद जो है हम इसमें 8वें पॉइंट में वही चीज लिख सकते हैं कि जो है अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर जो है संसद और एमएलए के द्वारा जो है कि चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस समस्या का समाधान जो है ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। आपका दोस्तों जो है 10 पॉइंट जो है इस तरीके से निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में जो है ये मिल गया। अब इससे संबंधित जो है कोई भी तथ्यात्मक अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग जो है इसको आसानी से कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट में भी सारा क्वेश्चन आप लोग को जो है मिलेगा। अब इसके बाद जो है चुनावी विवाद
हम लोग देखते हैं, या पहले देख लेते हैं चुनावी सुधार जो है क्या है। चुनावी सुधार, चुनावी सुधार चुनावी विवाद जो है ये अनुच्छेद 329 के अंतर्गत है। बार बार ये जो पेपर में पूछा गया है, इसमें जो है इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, अगर एमपी प्लस एमएलए इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होगा तो हाई कोर्ट, ये चीज। अब इसके बाद जो है चुनावी सुधार हम लोग देखेंगे। चुनावी सुधार, चुनावी सुधार, चुनावी सुधार। दोस्तों संविधान जब लागू हो गया था, जब संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के उपरांत जो है या उसके पश्चात ही चुनाव सुधार की जो है कवायद शुरू हो गई थी भारत में। और इसके लिए जो है चुनाव सुधार के लिए जो है समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। और उन समितियों में जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट वाइज, जो बार बार पेपर में पूछा गया है। समिति, समितियां, इसमें पहला है तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, और दूसरा है शकधर समिति, शकधर समिति, तीसरा है दिनेश गोस्वामी समिति, और फिर जो है चौथा है, इसमें एक था सेशन, और फिर इसके बाद जो है एक इसमें उनका पड़ जाता है दिनेश गोस्वामी, और दिनेश गोस्वामी के बाद जो है इसमें इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों ये जो 4 समितियां हैं ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं, और इन्हीं समितियों के द्वारा जो है समय समय पर जो है कई सुझाव दिए गए चुनावी संबंध सुधार के लिए। जैसे तारकुंडे समिति है, तारकुंडे समिति, इस समिति ने जो है सिफारिश किया था कि जो है इसमें इसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 61वां संविधान संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन तारकुंडे समिति के सिफारिश के आधार पर 61वां संविधान संशोधन किया गया। और वयस्क मताधिकार की जो आयु थी, निम्नतम आयु जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दिया गया था। बार बार ये पेपर में पूछा गया है किस समिति के सिफारिश पर जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये क्या है, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया। फिर उसके बाद जो है वयस्क मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों शकधर समिति, दूसरा है क्या, शकधर समिति। शकधर समिति ने सिफारिश किया था और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है पहचान पत्र
पहचान पत्र, पहचान पत्र को अनिवार्य बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। दोस्तों आज हमारा प्रयास है कि इस वीडियो को जो है निर्वाचन आयोग का जितना टॉपिक है यहाँ तक टोटल जो है कंप्लीट किया जाए, और जैसा जो टॉपिक होगा, जो टॉपिक छोटा होगा उसी हिसाब से बनाया जाएगा वीडियो, और जो टॉपिक बड़ा होगा उसे एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। और सकधर समिति जो है, सकधर समिति की सिफारिश के आधार पर जो है चुनाव में पहचान पत्र को अनिवार्य बना दिया गया। जो हम लोग वोटर आईडी एक ले जाते हैं उसको जो है जो अनिवार्य बनाया गया था उस सकधर समिति के ही सिफारिश पर बनाया गया था। और फिर दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, दोस्तों इन्हीं की दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी। किसकी सिफारिश पर? दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही जो है ईवीएम की शुरुआत हुई थी। और फिर तीसरा है, चौथा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति ने सिफारिश किया था कि जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक सार्वजनिक जो है कोष की व्यवस्था किया जाए। किसकी? सार्वजनिक कोष, सार्वजनिक कोष की व्यवस्था किया जाए, लेकिन अभी तक जो है इसकी स्थापना नहीं किया गया है ये चीज। तो दोस्तों ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और दूसरा ये जो तारकुंडी समिति था, ये मत का अधिकार जो होता है, मतदान का जो अधिकार होता है, ये एक तरीके से जो है संवैधानिक अधिकार भी होता है। अब दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ हम लोग का जो इम्पोर्टेंट था। और फिर इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि एक बिंदु है इसमें जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चुनावी सुधार के बाद जो है हम लोग इसमें देखेंगे अनिवार्य मतदान, अनिवार्य मतदान। एक टॉपिक है अनिवार्य मतदान। अनिवार्य मतदान ये जो है काफी चर्चा में भी रहा है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों अनिवार्य मतदान का तात्पर्य जो है यहाँ पर ये है कि इसमें जो है एक पक्ष है और एक विपक्ष है। कहने का मतलब एक आलोचक है और एक प्रशंसक है, एक कह सकते हैं समर्थक है, एक इसमें विरोधी है। इसके दो पहलू हैं। इसमें जो है विपक्ष, समर्थक, विपक्ष, दोस्तों विपक्ष अनिवार्य मतदान। दोस्तों विपक्ष का कहना है कि अगर जो है मतदान को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो यह जो है लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाएगा। कौन कहता है? ये विपक्ष कहते हैं। विपक्ष क्या कहते हैं कि जो है अगर भारत में मतदान को अनिवार्य कर दिया जाए, मतदान को अनिवार्य करने का तात्पर्य क्या है कि कोई कहीं पर भी स्थित हो, कहीं कोई पर नौकरी कर रहा हो, कहीं पर निवास कर रहा हो, कहीं पर कारोबार कर रहा हो, अगर मतदान हो रहा है तो उसमें आपका भागीदार होना स्वाभाविक है, आपको उसमें जो है मत देना आवश्यक होगा। तो उसमें जो है विपक्ष ने कहा कि जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो है अनिवार्य मतदान लागू करने से जो है भारत के लोकतांत्रिक पर, भारत के लोकतंत्र की भावना पर ठेस पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो है एक तरीके से इसमें जबरन प्रयास किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों से मत दिलवाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो है फिर विपक्ष ने क्या कहा कि विपक्ष के द्वारा कहा गया कि भारत एक जो है क्या है, जनसहमति पर आधारित लोकतंत्र है। यहाँ पर जो लोकतंत्र है ये जो है जनता पर जो है डिपेंड करता है। लेकिन समर्थक के द्वारा इसमें कहा गया, समर्थक का कहना है
अगर भारत में जो है अनिवार्य मतदान को लागू कर दिया जाता है तो इससे मत का भी प्रतिशत बढ़ेगा, और जब मत का प्रतिशत बढ़ेगा तो इससे लोकतंत्र को धरातल पर जो है लाने में जो है क्या होगा, आसानी होगा। इससे यह पता चलेगा कि जो है भारत की जनसंख्या कितनी है और लोग जो है इसमें कितने बढ़ चढ़कर जो है एक महोत्सव के रूप में इसमें भागीदार बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये अनिवार्य मतदान का जो है कुछ कंप्लीट हुआ। फिर एक है इसमें ईवीएम। ईवीएम को हम लोग जो है देख लेते हैं। ईवीएम इसमें जो है दो हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है बैलेट। बैलेट यूनिट दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और बैलेट यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है यह जो है चुनाव अधिकारी के पास होता है, और इसी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही जो है इस बैलेट यूनिट को जो है क्या किया जाता है, इसे जो है इसको संचालन किया जाता है। और जो एक कंट्रोल यूनिट होता है यह जो है इसमें जैसे ये बैलेट है, बैलेट यूनिट में जो है इसमें 16 बटन होते हैं। 16 बटन होंगे, और 16 बटन में जो है एक बटन जो होता है एक नोटा का होता है, नॉन ऑफ द एबव का। तो इसमें जो है अगर कहने का तात्पर्य है कि एक बैलेट में अगर 16 बटन है उसमें एक जो है एक नोटा का है, तो इस प्रकार एक बैलेट पेपर के माध्यम से जो है कितने उम्मीदवारों का, 15। जैसे इसमें क्या है, इसमें जो है 16 बटन होते हैं, 16 बटन, और एक जो है नोटा का होता है, नोटा। तो इसमें कितना बचा, 15 बटन बचा। तो 15 जो बचा, ये 15 जो है मतलब एक बैलेट यूनिट के माध्यम से 15 जो है 15 उम्मीदवारों का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो ये कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, ये जो है 4, इसमें जो है 4 कंट्रोल यूनिट होते हैं, 4। अगर जो है हम इस 4 को जो है 16 के साथ गुणा कर दिया जाएगा तो इसमें 64, 16 चौका 64। तो इस प्रकार जो है इसके माध्यम से 64 उम्मीदवारों का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। और इन 64 जो है, इन 64 में जो है एक होता है वही नोटा, नॉन ऑफ द एबव का जो है ये होता है। इसमें एक है राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ये वापस बुलाना, वापस बुलाना। और रिजेक्ट का मतलब क्या है, रिजेक्ट है। राइट टू रिजेक्ट मतलब जो है रिजेक्ट करने का अधिकार। इसमें दोस्तों जो है इसमें मेन चीज क्या कहा गया है, राइट टू रिजेक्ट। इस सुझाव को जो है, इस सुझाव को तब लागू किया गया था, मतलब पिछले आम चुनाव से ही जो है या पिछले लोकसभा चुनाव से ही जो है इसे मतलब नोटा का जो बटन रहता है ईवीएम में उसे जो है लागू कर दिया गया था। और जो इसमें नोटा होता है, नोटा, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन ऑन द ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। मतलब ये ऐसा बटन होता है कि अगर जो है मतदाता को कोई भी उम्मीदवार जो है क्या है, कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो मतदाता व्यक्ति नोटा बटन को दबाकर जो है अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वह किसी भी उम्मीदवार को जो है क्या किया है, सपोर्ट नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं दिया है, बल्कि वो क्या किया है,
कि नोटा बटन दबाकर अपने वोट का जो है प्रयोग जो है किया अलग जगह। राइट टू रिकॉल मतलब वापस बुलाना, मतलब ऐसा अधिकार जो वापस बुला सकता है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जनता क्या करती है, जनता जो है एमपी और एमएलए को चुनती है और जो है और एक तरीके से इन्हीं के माध्यम से अपना शासन करती है, इसे कहा जाता है स्थानीय सुशासन। और फिर जो है जब जनता एमपी और एमएलए को चुनती है और यही एमपी और एमएलए जब जनता के विश्वास पर नहीं खरे उतरते तो फिर क्या होता है, जनता के पास यह अधिकार होता है राइट टू रिकॉल, वो जनता जो है उन्हें अविश्वास मत प्रकट करके उन्हें वापस बुला सकती है। तो दोस्तों आज जो है ये यहाँ तक निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद जो है 329 तक कंप्लीट हुआ। और जो है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।